आज हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेक्शन, मुद्रा प्रचार के नियंत्रण के उपाय, जिसे हम रिमीडियल एक्शन यानी उपचारात्मक कार्य भी कह सकते हैं। आप जानते हैं इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है मनी का वैल्यू डाउन होना और प्राइजेस का इंक्रीज होना, जिसे हम कहते हैं महंगाई। तो जब मार्केट में देखते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाती हैं कमोडिटीज़ की, तो वहाँ पे सरकार भी चिंता में हो जाती है और आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके ऊपर भी एक दायित्व, एक लायबिलिटीज आ जाती है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन को क्या करना है, कम करना है। तो उनके द्वारा टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उस महंगाई को कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट साधन को काम में लिया जाता है। उसी से ही हम कह सकते हैं नियंत्रण के उपाय। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक साधन। आरबीआई के द्वारा यानी कि हमारे जो केंद्रीय बैंक हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भी इन्फ्लेक्शन को कम किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, तो बैंक रेट, इन सबको क्या कर देते हैं, जितनी भी रेट्स होती हैं बैंक रेट्स, ठीक है, जिसमें सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, तो बहुत सारा जो आप देखते हैं कि आरबीआई की क्वांटिटिव और क्वालिटिव जो टेक्निक्स होती हैं यानी कि जो परिणात्मक और गुणात्मक होती हैं, उनसे वो आरबीआई क्या करती है, मार्केट की जो महंगाई होती है उसे कंट्रोल करती है। यानी कि आरबीआई के पास में दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है क्वांटिटिव, ठीक है, और एक होती है क्वालिटिव यानी कि परिणात्मक और गुणात्मक। उनके द्वारा आरबीआई क्या करता है, ये इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपल है कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सीआरआर और एसएलआर को वो क्या करेंगे, आरबीआई जो है वो इसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर जब ये इंक्रीज हो जाती है रेट, तो आप जानते हैं कि जो बैंक होती हैं उनको अब लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है कि अब उनको एसएलआर और आरआर के रूप में ज़्यादा क्या करता है, रिजर्व रखना होता है। जब वो उनको ये अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है कि इतना उनको एसएलआर रखना है और इतना सीआरआर रखना है, तो रिमेनिंग उनको लोन देना होता है। जब ये रेट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा कि अब बैंक जो होती हैं कॉमर्शियल बैंक वगैरह, ये अब लोन देने की कैपेसिटी में कम होती हैं। तो सिंपल है कि आरबीआई के द्वारा जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनके द्वारा वो इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर हम सीआरआर एसएलआर को बढ़ाने वाली बात करते हैं, तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होता है आरबीआई का कि बैंक है वो लोन की देने की कैपेसिटी को कम करे ताकि मार्केट में पैसा नहीं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, जिसे कहते हैं फिस्कल मेजर्स यानी राजकोषीय उपाय। अभी आपने देखा कि ये जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं ये यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करते हैं, इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब राजकोषीय उपाय जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारी गवर्नमेंट से। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी कि उनको अब महंगाई को कम करना है, तो सरकार इसमें सिंपल है कि टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा सकती है या फिर कुछ नए टैक्स को मार्केट में लेके आ सकती है, तो जिससे लोगों का जो पैसा है वो किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास में। तो सरकार यहाँ पे फिस्कल मेजर्स के क्या करती है, महंगाई को, इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करती हैं। या तो वो टैक्स को इंक्रीज करते हैं या फिर न्यू टैक्स रहते हैं उनको इंट्रोड्यूस होता है उस समय मार्केट में, या फिर हम कह सकते हैं कि बजट जो है उनको सरप्लस का बजट बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेक्शन को जो है वो कम किया जा सकता है। क्योंकि डेफिसिट बजट से क्या होता है कि डेफिसिट जो घाटे का बजट होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा नई करेंसी क्या हो जाती है, मार्केट में आती है, तो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है मार्केट में। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी सरकार क्या करेगी कि आधिक्य वाला बजट बनाकर इसको कंट्रोल कर सकती है। एक्सेस लोन का मतलब होता है ऋण लेना, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, जनता से लोन लेना, यानी कि सरकार अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं उनको इश्यू करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक का पैसा होता है वो कहाँ चला जाएगा, वो पब्लिक का पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास आने से कह सकते हैं कि मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी मार्केट में। नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी डिफरेंट प्लानिंग्स बनाई जाती हैं जिसमें प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी योजनाएं आती हैं कि अगर आप लोग अपनी सेविंग करेंगे या आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन वाले पे कंट्रोल कर दिया जाता है, उत्पादन करने वाले पे, कि वो उत्पादन को बढ़ाए ना कि प्राइस को हायर करे। तो इस तरह की कह सकते हैं पॉलिसी आती है। राशनिंग आती है जिसमें आपको एक निश्चित दर पर क्या होता है कि अलॉटमेंट करना होता है अपनी वस्तुओं को। तो
इस तरह के जो कह सकते हैं मेथड के द्वारा भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अदर इकोनॉमिक कंट्रोल यानी कि बहुत से ऐसे अदर साधन होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि मनी को कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है। अन्य में अगर आप देखते हैं कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो ज़्यादा नहीं बढ़े, इसीलिए सरकार यहाँ पे क्या करती है, इकोनॉमिक कंट्रोल करती है। जैसे कि डिविडेंड का जो अलॉटमेंट होता है, जो लाभांश होता है, जो किस पे मिलता है, शेयर पे मिलता है, तो कंपनी पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इतने डिविडेंड आपको अलॉट नहीं करने हैं। उनकी जो होती है उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं डिविडेंड पे। तो जब डिविडेंड अलॉट नहीं होगा, जनता के पास नहीं जाएगा, तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ में इन्वेस्टमेंट पे भी कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखते हैं जो वेजेस होती हैं, जो जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं अगर वेजेस के द्वारा, मजदूरी के द्वारा अगर इन्फ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे मजदूरी की जो दर होती है, जो वेजेस मिनिमम वेजेस रेट होती हैं, उसको डिसाइड कर लिया जाता है गवर्नमेंट से। तो इस तरह से गवर्नमेंट आप देखते हैं बहुत ज़्यादा मेथड्स फॉलो करके इन्फ्लेक्शन, महंगाई को कम करती है। नेक्स्ट है इंक्रीज टू सेविंग, बचत को प्रोत्साहन। देखिए, बचत को प्रोत्साहन का मतलब है सरकार जनता के लिए ऐसे ऐसे स्कीम्स, ऐसे ऐसे कह सकते हैं योजनाएं लाती हैं जिसमें अगर जनता जो है वो सेविंग कह सकते हैं, बचत करने के लिए, सेविंग करने के लिए कह सकते हैं प्रोत्साहित होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा योजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको टैक्स में क्या मिलता है, छूट मिलता है, टैक्स में आप कह सकते हैं रिबेट मिलता है। तो जितनी भी जनता होगी वो उस तरह की सेविंग की स्कीम लेना पसंद करेगी जिसमें टैक्स को छूट मिले। ठीक है, तो टैक्स को बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि टैक्स नहीं भरना रहे, इसीलिए वो क्या करेंगी, ऐसी सेविंग्स होती हैं उनको खरीदने में या पैसा लगाने में जो जनता है वो इंटरेस्टेड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम पीपीएफ की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ पे टैक्स का थोड़ा रिबेट है। तो इस तरह से जनता का जो पैसा है वो एक तरह से कहाँ आ जाता है, बैंक के पास में आ जाता है। और जनता को क्या फ़ायदा होता है कि उनको टैक्स रिबेट मिलती है, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा कि उनकी जो एक्स्ट्रा मनी है, जो हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, तो वो पैसा क्या होता है, बैंक के पास में जमा हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। अब देखिए, या तो सरकार क्या करे, महंगाई को कम करने के लिए ये सारे मेथड्स फॉलो करे, या फिर सरकार क्या कर सकती है कि जो न्यू टेक्निक्स होती हैं उन्हें इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के साथ में क्या करें कि उन टेक्निक्स का यूज़ करें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर हमने अपनी कीमतों के बराबर, यानी कि जो प्राइस है उसके पास में, उसके नज़दीक, या फिर कह सकते हैं उसके बराबर उत्पादन को लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं इन्फ्लेक्शन क्यों हो रहा है, इन्फ्लेक्शन इसलिए हो रहा है कि उत्पादन कम है। महंगाई क्यों बढ़ती है, जब उत्पादन कम है और मांग करने वाले, डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वस्तुओं का कीमत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर उत्पादन को बढ़ा दिया जाए न्यू टेक्निक्स यूज़ करके, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाता है जिससे आवश्यक जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है जिससे मनी का जो इन्फ्लेक्शन है वो कम हो सके। क्लियर है, तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट हो। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अब आपको पता है कि जो इन्फ्लेक्शन होता है वो इन्फ्लेक्शन होता है कि भाई उत्पादन कम है, प्रोडक्शन, इन्फ्लेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि उत्पादन क्या है, कम है। तो अगर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करेंगे वस्तुओं का जो कह सकते हैं नेसेसरी आइटम है, जो आवश्यक है, उन वस्तुओं को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक एरिया में वो बढ़ेगा, तो इससे कीमत जो होगी, प्राइस होगी, वो क्या हो जाएगी, एक संतुलित या बैलेंस्ड हो पाएगी। तो इंपोर्ट इंक्रीज करके हम अपने देश में सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, जिससे कह सकते हैं एक तरह से जो मनी की जो बहुत ज़्यादा फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चेंज इन द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, यानी कि विनियोग प्रतिरूप में परिवर्तन। देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको चेंज करना होगा। जो कंपल्सरी जो वस्तुएं हैं या जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि जो आप कह सकते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं उसके उत्पादन पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करना है, आवश्यक वस्तुओं का करना है, ताकि सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो इससे सप्लाई बढ़ाकर हम अपने इन्फ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये कुछ मेन मेजर्स हैं
जिससे हम कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन को कम किया जा सकता है। तो मेन जो इन्फ्लेक्शन कम करना या महंगाई का कम करना का कह सकते हैं, तो वो दो कंसेप्ट मेन होते हैं। एक आरबीआई की जो आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, उसमें जिसमें आप देखते हैं कि सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ठीक है, ओपन सिक्योरिटी सेल एंड परचेज, तो इस तरह के कंसेप्ट जो आते हैं वो सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी में, और उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी से भी हम कहते हैं कि इन्फ्लेक्शन को कम किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो भी क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी से, यानी कि राजकोषीय नीति से इन्फ्लेक्शन को कम करती है। उसके अलावा भी बहुत से अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे हम इन्फ्लेक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये थे मेन, हम कह सकते हैं मेजर्स, कंट्रोल इन्फ्लेक्शन को, महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।